हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन अणु उसके यौगिक। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जो 1 नंबर के आते हैं, तो इस वीडियो से आपके 1 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बिना देर के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपको कोल तार, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोल तार तथा पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कोल तार तथा पेट्रोलियम। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो है वो कोल तार है और पेट्रोलियम है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? आपको C2H6 का IUPAC नाम बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथाइन, और ऑप्शन डी है एथीन। तो C2H6 का IUPAC नाम जो होगा वो होगा आपका एथेन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर भी उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर भी उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ऑप्शन सी है प्रोपेन, या फिर ऑप्शन डी पेंटेन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है डार्विन द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी है चार्ल्स द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी है ब्राजिलियस द्वारा दिया गया था, या ऑप्शन डी वोहलर द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत ब्राजिलियस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्राजिलियस द्वारा जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एल्बुमिनम यूरिया को किस पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है? प्राचीन काल में एल्बुमिन तथा यूरिया को किस पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए है जंतु पदार्थ, ऑप्शन बी है वनस्पति पदार्थ, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थ,
या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में एल्बुमिना तथा यूरिया को जंतु पदार्थ की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। कार्बनिक यौगिकों में जो बंध होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है आयनिक बंध होते हैं, ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन सी वांडर वाल्स बंध होते हैं, या ऑप्शन डी उप सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। कार्बनिक यौगिकों में प्राय सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे। जैव शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है लेमार्क ने, ऑप्शन डी है वोहलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में ऑप्शन ए जल में अधिक घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी समानताएं जटिल नहीं व इनका अणुभार कम होता है, ऑप्शन सी जल में शीघ्र आयनित होते हैं, या फिर ऑप्शन डी अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बनिक यौगिक जो होता है वो अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम क्वथनांक और गलनांक रखते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सूत्र है ऑप्शन ए C3H4, ऑप्शन बी है C3H6, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C2H4। आपको बताना है कि इनमें से एल्काइन का सूत्र क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यह आपके एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन ए यहाँ पे n बराबर 3 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा C3 और 3 दूनी 6 यानी 6 में से 2 जाएगा तो H4 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एल्काइन का सूत्र क्या है यहाँ पे C3H4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे जो C3H4 आपका ऑप्शन है इसका नाम होगा प्रोपाइन। और आप देखिए एल्काइन यानी प्रोपाइन। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए C3H4 आपका एक प्रकार का एल्काइन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मेथेन जो आपका है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। आपको बताना है साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है कि साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों आपको साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात करना है। तो
तो साइक्लोप्रोपेन की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये आपके साइक्लोप्रोपेन की संरचना है ना। यहाँ पे आपका H होता है, यहाँ H होता है, यहाँ पे 2 H होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके 2 H होते हैं। आप देखिए इसमें साइक्लोप्रोपेन में कार्बन की कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, क्योंकि प्रोप शब्द 3 कार्बन परमाणु की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे जो प्रोप शब्द का प्रयोग हुआ है ये 3 कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक है क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन ए सामान्य गुण, ऑप्शन बी विशिष्ट गुण, ऑप्शन सी निष्क्रिय गुण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह लग जाने के कारण कार्बनिक यौगिक एक प्रकार का विशिष्ट गुण दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कार्बनिक यौगिकों में जब क्रियात्मक समूह लग जाता है तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एक प्रकार के विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका श्रृंखला जो है वो विवृत है ना। इसमें ऑप्शन दिया है आपको प्रोपेन, ऑप्शन बी दिया है पेंजीन, और ऑप्शन सी दिया है साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन डी है प्रीडीन। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका श्रृंखला जो है आपका वो विवृत है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन जो है आपका, इसका श्रृंखला जो होता है वो विवृत श्रृंखला है ना। प्रोपेन एक विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है, क्योंकि प्रोपेन के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के अंतिम छोर परस्पर जुड़े नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोपेन के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की अंतिम छोर जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है। ऑप्शन ए दिया है CHO, ऑप्शन डी है COO, ऑप्शन सी है OH, और ऑप्शन डी है COOH। प्यारे बच्चों, ब्यूटेन में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है ना। अब आप कहेंगे कि कीटोन क्या है, तो आपको मैं बता दूं, कीटोन जो होता है आपका वो कुछ इस तरीके का क्रियात्मक समूह होता है, इसे हम कीटोन कहते हैं, है ना। ये आपका क्या है, कीटोन है। तो ब्यूटेन में कीटोन नामक का क्रियात्मक समूह होता है। प्यारे बच्चों, ब्यूटेनोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे आपका होता है डबल बॉन्ड O। इसे हम ब्यूटेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ब्यूटेनोन कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये समूह है, आप ये देखिए, ये वाला समूह, इसे हम बोलते हैं कीटोन। कौन सा समूह है ये आपका, कीटोन समूह है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्यूटेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, C डबल बॉन्ड O। ये आपका ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H6। इसमें आपको बताना है कितने सहसंयोजक आबंध हैं। कितने सहसंयोजक आबंध हैं आपको ये बताना है ना। तो ऑप्शन ए दिया है आपको 10 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन बी दिया है 7 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन सी दिया है 8 सहसंयोजक आबंध, और ऑप्शन डी दिया है 9 सहसंयोजक आबंध। आपको बताना है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध
होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H6 में 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोपेनॉल है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रोपेनॉल है। ऑप्शन ए है C3H5OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है C3H6OH और ऑप्शन डी है C3H7OH। तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, C3H7OH। ये प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? खाना बनाते समय अगर बर्तन की बाहरी परत, जो बाहरी तल होता है, अगर वो काली होती है तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन सी, ईंधन आर्द्र है, यानी ईंधन जो है नमी है। ऑप्शन डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्यारे बच्चों, जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तब बर्तन की बाहरी तल जो है वो काली हो जाती है। ठीक है, खाना बनाते समय जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो अगर लकड़ियाँ जो है पूरी तरीके से नहीं जलती है तो खाना बनाने का जो बर्तन होता है उसकी बाहरी तल जो होती है वो आपकी काली हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन H परमाणु हैं? आपको बताना है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन H परमाणु हैं। ऑप्शन ए है ए यानी 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें से आपको बताना है कि विस्थापन, अम्लीय विस्थापन H परमाणु कितने हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, इसको जब हम जल में विलय करते हैं तो ये कितने H परमाणु का विस्थापन करता है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि CH3COOH को जब हम जल में विलय करते हैं तो ये कितने H परमाणु का विस्थापन करता है। ऑप्शन ए आपको दिया था 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। ये जो है आपका, इसको जब हम जलीय विलयन में विलय करते हैं तो ये 1 H परमाणु का प्रतिस्थापन करता है। कितने H परमाणु का प्रतिस्थापन करता है? 1 H परमाणु का प्रतिस्थापन करता है ये। ठीक है, और इस प्रकार की इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये फिर बनाता है CH3COO-। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोल, ऑप्शन डी है एथिल अल्कोहल। एथिलीन जो होता है यह जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल देता है। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब क्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल उत्पन्न करता है। ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपको एथेनॉल, ऑप्शन बी है प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी है ब्यूटेनॉन, ऑप्शन डी है प्रोपेनॉन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेनॉन। एसीटोन का IUPAC जो नाम है वो है आपका प्रोपेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए आपको दिया है CnH2n+2, ऑप्शन बी आपको दिया है CnH2n-2, ऑप्शन सी आपको दिया है CnH2n और ऑप्शन डी है आपका C6H6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये आपके एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में एल्कीन है, आपको बताना है कि इनमें से एल्कीन कौन सा है। C2H6, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी है C2H2 और ऑप्शन डी है C6H6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H4। ये आपका एल्कीन है ना। इसका नाम क्या होगा आपका? इसका नाम होगा एथीन, है ना। कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, इसे हम एथीन कहते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन जो है आपका वो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ठीक है, एथिलीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है नीचे और आपको बताना है कि इनमें से किस कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है। ऑप्शन ए है CH3CH2OH, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है HOH, ऑप्शन डी है C6H5OH। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3CH2OH। इसमें आपका OH एल्कोहलिक समूह, देखिए ये आपका एल्कोहलिक समूह है ना, OH। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका CH3CH2OH, इसमें आपके एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। और इसका नाम क्या होगा आपका? तो इसका नाम होगा एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? आपको एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने एसिटिक अम्ल का सूत्र अभी हमने बात किया था, ये होता है आपका CH3COOH। ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। और आपको इसका IUPAC नाम बताना है आपको। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा आपका एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा।
एथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें देखिए 1 और 2 कार्बन परमाणु हैं। कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 हैं। और यहाँ पे H परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। तो CH3COOH को हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं, है ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होगा वो आपका होगा एथेनोइक अम्ल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सजातीय युग्म है, आपको बताना है कि सजातीय युग्म इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए CH4 C2H4, ऑप्शन बी CH3Cl तथा CH3OH, ऑप्शन सी CH3OH C3H7OH, ऑप्शन डी HCHO तथा CH3NH2। प्यारे बच्चों, सजातीय युग्म का मतलब है जो समान जाति के होते हैं। आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो समान जाति का है। ऑप्शन ए की बात करें तो CH4 और C2H4 ये आपका एक समान जाति का नहीं, क्योंकि पहला जो है CH4 वो मेथेन है और ये आपका एथिन है। मेथेन एथिन समान जाति का नहीं हुआ। यहाँ देखिए CH3Cl है ना, मेथिल क्लोराइड है। यहाँ पे CH3OH मेथेनॉल है, ये भी आपका समान जाति का नहीं हुआ। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में आपको दिया है CH3OH मेथेनॉल और फिर उसके बाद में दिया है CH3H7OH, है ना, ये आपका प्रोपेनॉल है। यानी एथेनॉल और मेथेनॉल और प्रोपेनॉल ये आपका एक सजातीय श्रेणी का है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि CH3OH और C3H7OH आपका एक ही जाति का है ना, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में आप देखिए OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ। कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है? OH क्रियात्मक समूह लगा है ना। तो ये आपका एक सजातीय युग्म है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनेल और ऑप्शन डी है एसिटिल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम जो है आपका वो होगा मेथेनेल, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड, ऑप्शन डी है एमीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, एल्कोहल जो होता है इसको हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल यौगिक का। मान लीजिए आपका RCH2OH ये आपका क्या है? सामान्य एल्कोहल का सूत्र है, ठीक है। ये आपका एल्कोहल है, इसको हम कॉपर की उपस्थिति, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। कॉपर की उपस्थिति में हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है? RCHO, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड हो गया और इसके साथ में हमको मिलता है H2 गैस, है ना। तो जब हम लोग एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? RCHO यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है जल अपघटन, ऑप्शन बी है साबुनीकरण, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी है एस्टरीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में जब हम एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? CH3COOH, है ना। तो सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग एसिटिक अम्ल CH3COOH का तथा एथिल एल्कोहल, इसके साथ में आपका एथिल
एथिल अल्कोहल CH3OH, है ना। इसका जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। और जब इसका हम एस्टरीकरण करते हैं तो हमको एथिल एसीटेट यौगिक का एस्टर प्राप्त होता है ना। तो एक अल्कोहल और एक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिसेल की संरचना होती है, ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी जटिल गुच्छे की तरह, ऑप्शन डी चतुष्फलकीय। जब लोग साबुन का निर्माण करते हैं, है ना, जब हम लोग साबुन का निर्माण करते हैं तो हमें एक मिसेल की संरचना प्राप्त होती है। मिसेल का निर्माण होता है और उसकी संरचना जो होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि मिसेल की संरचना किस प्रकार की होती है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल गुच्छे की तरह मिसेल की संरचना होती है ना। साबुन का जलरागी सिरा जल की ओर तथा जल विरागी पूंछ गुच्छे की आंतरिक भाग में होती है। साबुन में दो तरह का भाग होता है, दो तरह की सिरा होता है उसके। एक तो सिरा होता है जलरागी सिरा और दूसरा होता है जल विरागी सिरा, है ना। तो साबुन का जो जलरागी सिरा होता है वो जल की ओर होता है और जल विरागी पूंछ जो होता है वो गुच्छे के आंतरिक भाग में होती है। अतः मिसेल एक जटिल गुच्छे की संरचना के रूप में प्राप्त होता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है। एस्टरों का जो क्षारीय अपघटन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए एस्टरीकरण, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी बहुलकीकरण। आपको ये बताना है कि एस्टरों का जब हम लोग क्षारीय अपघटन करते हैं तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टरों के क्षारीय अपघटन को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुयान के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है और क्वेश्चन आपका है कि वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है आपका वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एथिल अल्कोहल को, ऑप्शन बी है एसीटिल क्लोराइड को, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम कार्बाइड को और ऑप्शन डी है मेथिल अल्कोहल को। आपको बताना है कि वायुयान में हम ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो एथिल अल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही जवाब होगा। एथिल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग वायुयान एवं मोटर में ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। एथिल अल्कोहल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, वायुयान में, और मोटर के रूप में हम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को अल्कोहल में विलयन के वाष्पीकरण द्वारा निर्मित किया जाता है। ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को जब हम लोग अल्कोहल में विलय कर देते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है, जब उसका हम वाष्पीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एस्टर, ऑप्शन बी है साबुन, ऑप्शन सी है इत्र और ऑप्शन डी है औषधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, साबुन। ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को जब हम अल्कोहल में विलय कर देते हैं और जब इस विलयन का हम वाष्पीकरण करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, है ना।
वसा अम्लों के साथ ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमको साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिटेल्डिहाइड का आपको IUPAC नाम बताना है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनल, ऑप्शन सी एथीन, ऑप्शन डी एथाइन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनेल। एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम जो होगा आपका वो होगा एथेनेल। और इसकी जो संरचना होती है या यूँ कहें इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये आपका एथेनेल होता है। ठीक है, क्या होता है ये? एथेनेल, जिसे हम लोग एसिटेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़िए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।